हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के मीन 6 सेमेस्टर के, उनके है ना हम वैश्वीकरण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ना कि मैंने ना आपको है ना इसका जो पार्ट फर्स्ट है, मतलब मैंने 1 साल पहले अपलोड कर रखा है उस चीज़ को, तो वहाँ से आप जाकर उसको देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन्हीं नोट्स को कि आखिर में वैश्वीकरण है क्या, वैश्वीकरण का अर्थ क्या, उसकी परिभाषाएं, फिर वैश्वीकरण को लेकर विद्वानों का क्या मानना था, उनके अनुसार क्या था वैश्वीकरण, और फिर मैंने उसके आयामों के बारे में डिस्कस किया है वहाँ पे अच्छे से। इसमें मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लेके आई हूँ, क्योंकि ना मतलब मुझे लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ना मैं इस वीडियो के अंदर उनको लेकर आई हूँ कि जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। कि मैंने ना कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें ना रह गए थे उस वीडियो के अंदर, तो आप एक बार इसको देख लेना इस वीडियो को। इसमें मैंने आपको वैसे उस वीडियो में मैंने आपको आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक ये आयामों के बारे में मैंने बता रखा है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले तो वैसे मैंने बता देती हूँ कि अगर कोई बच्चा नया भी होगा ना तो भी उसको इसका मतलब पता चल जाएगा कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। फर्स्टली मैं आपको बोल देती हूँ कि जो वैश्वीकरण है ना उसको हम भूमंडलीकरण और जगतीकरण भी कहते हैं। पेपर में किसी भी टर्म का यूज हो सकता है, चाहे वो वैश्वीकरण हो, चाहे वो भूमंडलीकरण हो या जगतीकरण हो, कोई भी टर्म यूज हो सकती है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। बाय चांस हो सकता है कि पेपर में आपको भूमंडलीकरण करके पूछ लिया जाए कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं और भूमंडलीकरण के आयाम बताइए या भूमंडलीकरण के भारत के साथ संबंध बताइए। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो मैं इसके अंदर ना दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको मैं बताती हूँ कि जो वैश्वीकरण है आखिर वो है क्या। तो वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। अब इसका मतलब आप अगर उसको देखेंगे ना तो ये विश्व प्लस एकीकरण, मतलब एक तरीके से क्या है वैश्वीकरण का मतलब कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, जोड़ना। अभी एक देश की अर्थव्यवस्था और दूसरी देश की अर्थव्यवस्था का से क्या मतलब है। तो अब आप इस तरीके से देख लेना, जो भी हमारे देश में आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहता है, आयात और निर्यात होते रहते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है, ये वैश्वीकरण ही है। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ही हम एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश के तक अपना सामान पहुंचा पाते हैं और उनका सामान यूज़ कर पाते हैं। अगर ये वैश्वीकरण नहीं होता तो हम क्या नहीं करते, ये हम आपस में क्या नहीं होते, परस्पर हमारा संबंध नहीं होता, ना ही हमारे देश के अंदर आयात होता और ना ही निर्यात होता है। जो हमारे देश के अंदर सामान बन रहा होता है वो हमारे देश के अंदर ही बन रहा होता। तो यही चीज़ है कि वैश्वीकरण को ही क्या, वैश्वीकरण से अब आप समझ चुके होंगे कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। जैसे कि मैंने आपको दिखा भी रखा है। अब वैश्वीकरण का मतलब विश्व प्लस एकीकरण, मतलब आपसी सहयोग, एक दूसरे के साथ क्या होना, एक तरीके से आपसी संबंध होना, तो इसको हमने कहा है। और ऐसे ही जो भूमल्य का है ना, इसका मतलब भी यही होता है, समाहित करना एक तरीके से। तो आप समझ चुके होंगे कि जो वैश्विक है ना आखिर में उसका मतलब क्या है। और वैश्वीकरण के इतिहास, मैं बोलती हूँ कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसका मैं आपको ना, ये मैंने ना प्ले लिस्ट बना रखी है, इसकी आप देख लेना। प्ले लिस्ट में होंगे वो सारी वीडियोस, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस है ना वो सब उस प्ले लिस्ट में होगा। तो इसमें मैं अभी है ना आपको ये सब नहीं बताई ना वैश्वीकरण के आयाम, क्योंकि मैंने उस वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, तो मैं उनके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि इसमें क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि भारत और वैश्वीकरण के बीच क्या संबंध है। तो अब इनके संबंधों के बारे में देखते हैं कि भारत वैश्वीकरण से किस प्रकार से कोरिलेट करता है, एक तरीके से क्या संबंध रखता है। तो जो भारत है ना वो वैश्वीकरण के इतिहास से जो पुराना रहा है। मैंने आपको अगर जो यहाँ पे आपको मैंने इतिहास ये वर्ड लिख के दे रखा है, तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर आपको यही चीज़ बताई होगी कि ये जो प्रक्रिया है ना, जो वैश्वीकरण, वो आज की प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत पुरानी प्रक्रिया है। अब वो कैसे है मैंने वो उस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगी, वरना आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं है। क्योंकि जब तक आप कुछ बेसिक नहीं जान लेते किसी भी चीज़ का, तो क्वेश्चन आंसर पे आने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो यही चीज़ है कि जो भारत और वैश्वीकरण के इतिहास का जो सदियों पुराना रिश्ता रहा है, और ब्रिटिश शासनकाल में पहले भारतीय सूती वस्त्र, मसाले की मांग पूरी दुनिया में क्या थी, एक तरीके से बहुत अधिक थी। आप देखते थे कि जो औपनिवेशिक काल, मतलब जब अंग्रेज हम पे एक तरीके से जब शासन कर रहे थे, तो उससे पहले वो किस मकसद से आए थे, हम पे वो रूल इस्टेब्लिश करने थोड़ी ना आए थे कि हाँ हम पे आकर वो शासन करेंगे। फर्स्ट उनका जो मोटिव था वो क्या था, एक तरीके से व्यापार करना था। वो क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। परंतु जैसे जैसे वो धीरे धीरे देखते रहे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, एक तरीके से ना समझे इतना, उनको अपने एक तरीके से उनको इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है, या वो एक तरीके से अपने सामान का यूज़फुल नहीं करना चाहते, तो उन पे वो हम पे क्या करने लगे, धीरे धीरे अपना दबदबा बनाने लग गए थे। परंतु उससे पहले क्या था,
जो इंग्लैंड था, एक देखिए जो ब्रिटेन से, ब्रिटेन क्या करने आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो वो क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। तो यही चीज़ है कि जो वैश्वीकरण है ना, ये मतलब इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये नहीं कि ये आज की प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा पहले के टाइम की प्रक्रिया रह चुकी है। और उस टाइम क्या होता था, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या होती थी, मसालों की बहुत ज़्यादा मांग होती थी। और इसी प्रकार भारत वैश्वीकरण से क्या हो रखा है, जुड़ा हुआ है। अब आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारी आज की नहीं है, बहुत पुराने टाइम की है। ये हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, बेशक कि हमने एक नाम नहीं दिया, जब हमने वैश्वीकरण का एक नाम नहीं दे रखा पर्टिकुलर, बट हम पहले से ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगा, ये तो इकोनॉमिक्स में भी आपने देख रखा होगा कि हमारी जो पहले नीति थी वो कैसी थी, वो हमारी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन ये था। बट जैसे जैसे 1991 के बाद क्या हुआ था, हमने एलपीजी को अपना लिया था। इसका मतलब क्या होता है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले हमारी क्या थी, एक तरीके से प्रतिबंधता थी, एक तरीके से कोई भी सामान हम एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंचा सकते थे जब तक सरकार की अनुमति ना हो, या अपना एक तरीके से कोई एक फैक्ट्री तक भी नहीं खोल सकते थे, और ना ही कोई दुकान लगा सकते थे, छोटी मोटी दुकानें भी नहीं। तो ये उस टाइम पे क्या था, 1956 के दौरान है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रतिबंध थे। बट जैसे जैसे हमने देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लग गए, तो उसके बाद हमने 1991 में क्या किया था, नई आर्थिक नीति को अपनाया था। कौन सी नई आर्थिक नीति को अपनाया था, और उसके अंदर ही हमने एलपीजी को अपनाया था। एलपीजी का मतलब होता है वो जो गैस सिलेंडर वाला, मैं समझ लेना, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि एक तरीके से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसी का ही चैप्टर हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण। तो इसमें हम सिर्फ ओनली वैश्वीकरण के बारे में देख रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हमारा भारत का संबंध रहा है। ये हमारे पहले के टाइम से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही हमारे भारत के साथ इसका संबंध रह चुका है। सेकेंड पॉइंट है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने में भारतीय भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया, और वो भारत से पहले कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते तथा वहां से मशीनों से निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में क्या करते थे, लाकर बेचते थे। और इसी प्रकार इन्होंने भारतीय बाजार पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी तो हमारा क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। जो एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्या हो रहा है, इसमें भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे क्या होता है, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, एक तरीके जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर रही है, जुड़ रही है। कि हमारे देश से कच्चा माल वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से निर्मित माल हमारे देश में आ रहा है। तो ये भी एक टाइप से क्या है, वैश्वीकरण है। तो ये इस प्रकार से कोरिलेट करता है हमारे भारत के साथ। थर्ड पॉइंट है आपका कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तब भारत की जो आर्थिक दशा थी बहुत पिछड़ी हुई थी, और भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या किया था, विदेशी कंपनियों और उनकी वस्तुओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। जब हमारे देश मतलब आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम हमने बहुत सारी चीज़ों पे क्या रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। क्यों लगा रखा था, क्योंकि जैसे कि हमारे जो भारतीय लोग थे वो डर रहे थे दोबारा से कि हम पे क्या ना हो जाए, औपनिवेशिक कोई शासन ना करने लग जाए, मतलब दोबारा से कोई हम पे शासन ना करने लग जाए, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया हम पे करने लग गई थी। तो इसलिए उस टाइम पे क्या रखा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो प्रतिबंध लगा रखा था उस पर। ना हम एक देश से दूसरे अपने देश में कोई सामान मंगवाते थे, और ना ही हम निर्यात करते थे, कुछ नहीं करते थे हम। तो यही चीज़ थी। अब फोर्थ पॉइंट है, तो इस प्रकार से भी हमारा जो वैश्वीकरण के साथ संबंध रह चुका है। फोर्थ पॉइंट है, 1991 में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि विदेशी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने पड़े थे। क्यों हटाने पड़ गए थे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस होने लग गए थे, मतलब अकाल पड़ने लग गया था, भूखमरी होने लग गई थी, जो हमारी विदेशी मुद्राएं थी वो कम होने लग गई थी। मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हो ना, तो आप उससे भी कोरिलेट करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप पहले मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। तो वही चीज़ है ना कि इस प्रकार जो भारत वैश्वीकरण से फिर से जुड़ गया था, क्योंकि भारत में गरीबों और बेरोजगारी के स्तर पर बहुत क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। पहले तो किस प्रकार से वैश्वीकरण से जुड़ा पड़ा था, जब हमारी क्या हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर आई थी, उस टाइम पे हमारा जो भारत है वो वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ था। फिर सेकंड, तब हमारा भारत वैश्वीकरण से जुड़ा जब 1991 के बाद हमने कौन सी पॉलिसी अपना ली थी, न्यू आर्थिक नीति हमने कौन सी अपनाई थी, एलपीजी, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को भी अपनाया था। और वैश्वीकरण से फिर जुड़ गया, क्योंकि भारत में गरीबों और बेरोजगारी के स्तर में क्या हो रही थी, वृद्धि हो गई थी। भारत सरकार वैश्वीकरण के माध्यम से इन समस्याओं का क्या करना चाह रही थी, समाधान करना चाह रही थी। और आप देखते ही होंगे कि अगर वैश्वीकरण होता है तभी तो हमारे देश में जो दूसरी बाहर की जो कंपनियां आती हैं वो हमारे देश में क्या करके आ पाती हैं, वो कर पाती हैं, निवेश कर पाती हैं, यहाँ पे आकर एक बाजार खोलती हैं। और जब वो बाजार खोलती हैं तो उससे हमारे देश के लोगों को भी फायदा होता है, ऐसा नहीं होता कि नुकसान होता है। वो हमारे देशों के लोगों को भी फायदा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए हमारे देश में रोजगार नहीं है,
तो हम अगर कोई फैक्ट्री नहीं बाहर की कंपनी आई हमारे देश के अंदर काम करने, तो हमारे जो यहाँ के वर्कर्स होंगे, जो हमारे देश के यहाँ के युवा होंगे, वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उनको एक तरीके से रोजगार मिल जाएगा, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये भी एक तरीके से उसका फायदा होता है। तो यही चीज़ बताई गई है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि वैश्वीकरण के कारण भारत में रोजगार, विदेशी कंपनियों तथा विदेशी निवेश में वृद्धि हुई तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्या हुआ था, इजाफा हुआ था। तो आपको मैंने बता ही दिया कि इससे क्या होता है, रोजगार में भी वृद्धि होती है, हमारी विदेशी मुद्राओं में भी वृद्धि होती है। अगर इसकी प्रॉफिट पूछ ले जाए ना वो वैश्वीकरण की, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इससे हमारे क्या क्या होता है। एक तो हमें विदेशी पूंजी में हमारी वृद्धि होती है, हम एक तरीके से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग कर पाते हैं, हमारे पास बहुत सी वस्तुओं का विकल्प होते हैं। तो इन सबसे आपको मैं कह तो रही हूँ, आप एक बार समझ लेंगे ना तो आपको ये बहुत ईजी कंसेप्ट लगेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपके पेपर में कहीं से भी ग्लोबलाइजेशन का कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए, ये नहीं कि मुझे पर्टिकुलर आपको करवाने पड़ेंगे, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए ना, आप इजीली इसको मतलब समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी आपको। तो यही चीज़। अब इसमें जो सिक्स पॉइंट है आपका वो है कि भारत में वैश्वीकरण की आलोचना भी की जाती है। अब क्यों की जाती है, आप नॉर्मल से समझ चुके होंगे कि क्यों इसकी आलोचना की जाती है। क्योंकि हम दोबारा से ये हमारे अंदर ये डर बना रहता है ना कि कहीं दोबारा से क्या ना हो जाए, एक तरीके से हम पे कोई दबदबा ना जमा ले, इट मीन्स हमें कोई अपने अधीन ना कर ले। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां होती हैं हमारे देश के अंदर आती हैं, वो यहाँ पे क्या करती हैं, अपनी कंपनियों को खोलती हैं, फिर खोलती हैं तो उसके अंदर हमारे देश के लोग काम करते हैं। तो उससे जब काम करते हैं तो ये नहीं कि हम उसके अंडर काम करने लग जाए, मतलब एक तरीके से वो हम पे हैवी ना हो जाए, वो हम पे अपना अधिकार न जमाने लग जाए। इस कारण से भी जो हमारे कई जो दक्षिणपंथी और वामपंथी हैं वो एक तरीके से वैश्वीकरण की आलोचना करती हैं और इसकी एक तरीके से। अब ऐसे ही ना कुछ संस्थानें हैं जो मतलब कि वैश्वीकरण की आलोचना करती है। एक हो गया आपका WSF मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण की आलोचना करने वाली संस्था है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना वो 2001 में ब्राजील में हुई थी और 1999 में WTO की पहली बैठक सिएटल में हुई थी। यह एक मंत्रीगण स्तरीय बैठक थी। इस बैठक में क्या था, WTO पर आरोप लगाया गया था कि विकसित देशों पर ज़्यादा छूट देती है। तो मतलब यही चीज़ है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब आप समझ होंगे क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इट मीन्स ये आपके सिलेबस का ही टॉपिक है। एक आप देख लेना, सिलेबस की मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है, साथ ही मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स हैं वो सबकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है। इसका मुझे सेकंड पार्ट बनाने की इसलिए जरूरत पड़ गई थी क्योंकि कुछ कुछ मुझे टॉपिक लग रहे थे कि मेरे क्या रह रहे हैं, लेफ्ट रह रहे हैं, और कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि मैम इसका सेकंड पार्ट आप वो करवाइए, प्रोवाइड करवाइए, तो इसलिए मैं आपको लेकर आई थी ये। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अवधारणा के माध्यम से वैश्वीकरण की क्या क्या एक तरीके से आलोचनाएं की जा सकती है, वैश्वीकरण की आलोचना के आधार क्या क्या है। एक आधार तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक तरीके से हम दोबारा से किसी के अधीन ना हो जाए, इस कारण से भी वो क्या की जाती है, हमारे वैश्वीकरण की आलोचना की जाती है। अब एक और सेकंड थर्ड पॉइंट, मैं बहुत से पॉइंट आपको बताती हूँ। अब कुछ कुछ इस टाइप से भी आलोचना की जाती है ना कि कुछ किसानों को आत्महत्या करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है, अब मान लीजिए क्योंकि ना इन्होंने विदेशी कंपनियों से महंगे दामों पर वैज्ञानिक बीज, उर्वरक और कीटनाशक क्या होते हैं एक तरह से जैसी चीजें खरीदी थी, और मानसून ना आने के कारण उनकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और कर्ज में वो डूब जाते हैं। जब वह एक तरीके से अच्छी फसल होने के लिए वो विदेशी कंपनियों से महंगे दामों पर बीज खरीदते हैं, और फिर जब बारिश वारिश नहीं होती तो किसानों की क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, और फसल खराब होने से उनको क्या नहीं होती, एक तरीके से जो उनकी फसल की सही कीमत है वो प्राप्त नहीं हो पाती, और उस कारण से वो जो कर्जा है वो नहीं चुका पाते हैं, और इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, आत्महत्या के वो करने के मजबूर हो जाते हैं। तो एक तरीके से इस कारण भी इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है, क्योंकि किसानों को ये आत्महत्या का कारण एक कारण बनता जा रहा है। सेकंड कारण इसका ये है आलोचना करने का कि भारतीय फिल्म निर्माता अब हॉलीवुड फिल्मों की कहानियां चुरा रहे हैं और उन कहानियों को बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि कई फिल्में है ना हमारे एक तरीके से ना बाहर की जो विदेशी जो फिल्में होती हैं उनसे ना मतलब कोरिलेट करती है कहानियाँ। क्यों करती हैं, क्योंकि अब है ना मतलब एक तरीके से ना बाहर की जो फिल्मों को देखकर उनमें से कुछ आइडियाज़ कॉपी कर देते हैं हमारे देश में भी। तो यही चीज़ है कि बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे भारतीय संस्कृति को क्या हो रहा है, एक तरीके से खतरा हो रहा है। क्योंकि जो हॉलीवुड फिल्में होती है वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से वैसा कल्चर होता है, उनकी वहाँ की संस्कृति होती है, बट हमारे देश की संस्कृति अलग है। हमारे देश में दिखाया जाता है कि हमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको भी नुकसान हो रहा है, पहुंच रहा है। इस कारण से भी क्या एक तरीके से वैश्वीकरण की आलोचना की जाती है। आपको मैंने ना सांस्कृतिक आयाम और जो आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, इन सब में भी मैंने आपको यही बता रखा है। इट मीन्स मैंने उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि वैश्वीकरण के कारण कैसे कैसे इस तरीके से ये प्रभाव हो रहा है इनके ऊपर, सांस्कृतिक इस चीज़ों पर।
पे। नेक्स्ट आपका आलोचना इसलिए भी की जाती है कि भारतीय बाजार में विदेशी खुदरा बाजार मॉल तथा विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय खुदरा बाजार और घरेलू कंपनियों के सामने घाटे और रोजी रोटी की क्या हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। अब आप देखते हैं कि हमें अगर बाहर की कंपनियों का कुछ प्रोडक्ट है और अपने देश की कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है, तो हमें ना थोड़ा सा मतलब है ना, हम अट्रैक्टिव होते हैं कहाँ की, वो उस पर वस्तुओं पर, हम बाहर की वस्तुओं पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपेरिजन टू अपनी इंडियन जो हमारी वस्तु होती है उन पर। तो उससे क्या होता है, अगर हम अपने भारतीय जो वो है कार्यकर्ता उनका सामान नहीं खरीदेंगे, तो एक तरीके से हमारे देश की जो मुद्रा है वो हम मतलब हमारे देश के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाएगी। वो तो क्या होगी, वो तो हमारे जो इंटरनेशनल जो आते हैं कंपनियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से हमारे जो देश की रोजी रोटी को एक तरीके से समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे देश की कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो एक तरीके से इसकी आलोचना का कारण ये भी है, वैश्वीकरण की आलोचना का कारण। फोर्थ है आपका, वैश्वीकरण के कारण भारतीय परिधानों पर बहुत गहरा पड़ा है। खास करके कॉलेज जाने वाली छात्राएं शिकायत करती है कि उनके परिधान के कारण उन्हें अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। जैसे कि आप देखते ही हैं कि जो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, एक तरीके से हमारे जो वो है हमारे कपड़ों का परिधान है वो भी चेंज होता रहता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बाहर के कंट्रीज के जो लोग होते हैं उनके पहनावे को देख कर क्या हो रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनकी जैसा पहनावा पहनने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि अब जो लड़कियां होती हैं वो जीन्स टॉप पहनती हैं कंपेरिजन टू पहले, जब हमारे देश में जैसे कि लड़कियां जो होती थी वो सूट सलवार साड़ी ये सब हमारे परिधान थे जो। पर अब कैसे देखते हैं कि शॉर्ट्स पहनते हैं या फिर पैंट शर्ट कुछ भी डाल लेते हैं। तो ये सब क्या है, हम अपने देश की जो संस्कृति, एक तरीके से हमारे देश की संस्कृति तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये इस कारण से भी होता है क्योंकि हम बाहर के कल्चर को अपनाने लग जाते हैं। अब आपसे ना मैं बता रही हूँ आपको, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आपसे पेपर में यूँ पूछ लिया जाए कि वैश्वीकरण की आलोचना के कारण बताइए, आपसे यूँ पूछ लिया जाए वैश्वीकरण है क्या, वैश्वीकरण के आयाम और वैश्वीकरण की आलोचना के कारण, अगर आपसे ये 3 क्वेश्चन इस टाइप से सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ कि आपको एक तरीके से आपका जो माइंड है वो थोड़ा वास्ट हो जाए, आप उसको अच्छे से और सोच पाएँ, उसको डीपली और सोच पाएंगे, तो उतना ही आप अच्छे से पॉइंट लिख पाएंगे। वैसे तो अगर मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट जो प्रोवाइड करवा रखा है ना, अगर आप उसको भी उतना भी देख लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ना उसके अंदर मैंने आपको एक तरीके से अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। फोर्थ आपका कि वैश्वीकरण के कारण, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ आपको कि वैश्वीकरण का असर संस्कृतियों पर पड़ रहा है, विशेषकर भारतीय भाषा के स्थान पर विदेशी भाषा अंग्रेजी का पर दिया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। जो हमारे बेशक साउथ के जो लोग होते हैं ना वो तो फिर भी इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना उनकी एक पर्टिकुलर एक तरीके से क्षेत्रीय भाषा होती है, तो वो जो हर कोई नहीं समझ पाता। इसलिए वहाँ पे जो अगर बाहर के जो हमारे भारतीय लोग अगर जाते हैं, जैसे अब ये दिल्ली हो गया, दिल्ली के लोग अगर कर्नाटका केरल इस साइड जाएंगे ना तो वो वहाँ की भाषा को नहीं समझ पाते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ना कन्नड़ इस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसलिए वहाँ पे तो हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो एक मतलब सही भी एक तरीके से, कोई बेकार नहीं है, क्योंकि वो हर कोई समझ पाता है। पर हम ज़्यादातर वरीयता है ना अपनी अंग्रेजी को दिए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो अंग्रेजी को ज़्यादा मतलब वो किया जाता है, इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू में हो या एनीथिंग एल्स। वैसे तो बोला जाता है कि इंटरव्यू में आप जितनी अपनी भाषा में अच्छे से बातों को कन्वर्ट कर पाएंगे तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी बातों को अगर आप सामने वाले के पास रख पाते हैं तो वही एक बेस्ट कम्युनिकेशन की स्किल होती है। ऐसा नहीं होता कि जब जो मर्जी आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि भारत में विदेशी त्यौहार जैसे क्रिसमस डे और वैलेंटाइन डे का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कैसे क्रिसमस डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे देश की थोड़ी ना संस्कृति है, तो बाहर के देश की संस्कृति जो हमने अपने देश के अंदर अपना ली है। तो इस कारण से भी जो हमारे वैश्वीकरण की एक तरीके से आलोचना के कारण है। तो अब आपने देख लिया कि वैश्वीकरण की क्या आलोचना है, एक तरीके से वैश्वीकरण की आलोचना की अवधारणा बताइए, और एक क्वेश्चन आपने क्या देखा कि भारत में वैश्वीकरण के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में देखा। तो आप समझ चुके होंगे। अब मैंने आपको वैसे बता दिया ये सब, आप जो ये मेरी पीडीएफ है ये मैंने आपको एक तरीके से ये वीडियो फर्स्ट में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ पे आप इस वीडियो को देख लेना, नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। और मैं ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, और अगर मुझे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लाने की जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब मैं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।